बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैग्नेट को रख दिया जाए तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है मैग्नेटिक मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, और एक तरीका है कि एंटी पैरेलल हो। जैसे लेफ्ट साइड में मैंने लिखा साउथ नॉर्थ और राइट साइड में लिखा नॉर्थ साउथ। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो इस दूसरे अरेंजमेंट में वो इस तरह से बनेगा, साउथ से नॉर्थ। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है, जबकि यहां वो एंगल 180 डिग्री है। और बच्चों टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, जो कि मैग्नेट के लिए कहा जाएगा एमबी साइन थीटा। थीटा 0 हो चाहे 180 हो, साइन थीटा तो 0 ही होगा, इसलिए इन दोनों ही केसेस में टॉर्क 0 है। मैग्नेट पे लगने वाला टॉर्क 0 है। और बच्चों अगर टॉर्क 0 है तो मैं कहूंगा कि ये मैग्नेट अब घूमेगी नहीं, जहां रखी है वहीं रखी रहेगी। तो आप कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। आपने मैग्नेट को जैसे रख दिया वो वैसे ही रखी रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उस पर टॉर्क 0 आ गया। तो सवाल उठता है कि इक्विलिब्रियम तो है, कैसा इक्विलिब्रियम है ये बताइए, स्टेबल है या अनस्टेबल। तो ये आप डिसाइड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि कल क्लास में सबसे आखिर में डिस्कस हुआ कि वो माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। तो अगर थीटा 0 है तो दिस विल बी माइनस एम बी कॉस 0 एंड दिस विल बी माइनस एम बी कॉस 180। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी आ गई। और कॉस 180 माइनस 1 होता है, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम बी प्लस में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब इक्विलिब्रियम तो हो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, अगर इक्विलिब्रियम हो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनमें से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन in rotating a magnetic dipole, find work done in rotating a magnetic dipole from unstable equilibrium to stable equilibrium position in external magnetic field। एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसको आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाना चाहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको कितना वर्क करना होगा। तो आपको याद आना चाहिए, आप कल ये कर चुके हैं कि जब किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो वर्क होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। स्पीड ज्यादा तो नहीं है मेरी?
एक्चुअली जो फॉर्मूले पढ़ा चुका बस उसी पे छोटी छोटी सी बात कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से बता दिया थोड़ा सा। फिर भी अगर दोबारा पूछना हो तो साथ साथ हाथ उठा देना बेटा प्लीज। तो मैंने कहा स्टेबल, सॉरी मैंने कहा अनस्टेबल से स्टेबल, तो पहली पोजीशन क्या थी? अनस्टेबल। तो इसलिए पहला जो एंगल था वो अनस्टेबल वाला था, और अभी मैंने बताया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जब थीटा 180 होता है। इसलिए शुरुआत में जो आपका एंगल था वो था 180, और बाद में जो पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली है, तो 0। जी हाँ खुशी ठीक कहा, cos 180 इज -1, cos 0 इज 1, तो वर्क हो गया -2 MB। ये हो गया वर्क। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ और बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें है ना, छोड़े ना हम कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट डिस्कस कर लें एक बार। इसलिए बस 5 मिनट और दीजिए, उसके बाद मैं फिर करंट पे आऊँगा, मूविंग चार्ज पे आऊँगा थोड़ा सा। ये बार मैग्नेट के बारे में एक दो बातें और कर लेने दीजिए। तो जैसे बच्चों आपको पता होगा कि आपने एक चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते थे। तो इसके सेंटर से अगर हम इतनी डिस्टेंस पे जाके देखें तो इसको बोलते थे इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको बोलते थे एक्सियल पोजीशन। सही कह रहा हूँ ना? कमेंट बॉक्स में बताओ। इसको बोलते थे एक्सियल पोजीशन। तो सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी, और इसे आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आप इसको कहते थे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जिस जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं उसके आसपास अगर देखा जाए, उसके पास में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी वैल्यू होगी इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r क्यूब। तो बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह बस इस चैप्टर में ये मैग्नेटिक डाइपोल आ गया है। नेगेटिव चार्ज की जगह साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल। मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस, मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, दिस वन। तो ये एक्सियल पोजीशन है, और इस पोजीशन पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं तो इस लोकेशन के पास कौन है? नॉर्थ। तो नॉर्थ का इफेक्ट यहाँ पे बड़ा होगा, तो ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अश्विन आपने लिखा है कि सर एक डाउट है कि जो इक्विलिब्रियम का फर्स्ट केस था उसमें मैग्नेटिक मोमेंट b के पैरेलल था, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसमें लॉजिक कहाँ आया अश्विन? ये तो आपने स्टेटमेंट बोल दिया, ये तो स्टेटमेंट हो गया अश्विन कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। रीजन कहाँ आया?
रीजन कहाँ आया? मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल ही क्यों होगा? क्यों होगा? रीजन कहाँ आया उसमें? ठीक है ना, तो मैंने रीजन की बात की। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबल होगा। समझ गए बच्चों? ये हो गया आपका एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से बच्चों ये जो डाइपोल है -q + q, अगर आप इसमें यहां इस जगह जाकर देखते थे r डिस्टेंस पे, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो अवे आता है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज होता है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इनके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से आएगा। तो ऐसे सोची जाती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4πε0, बस 2p की जगह ओनली p होगा इस बार। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। आई होप आपको याद होगा, ये अभी पहला चैप्टर है आपका 12th क्लास का। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल के? तो बिल्कुल इसी तरह से, इसी के एनालोगस ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिससे साउथ एंड नॉर्थ पोल, सेंटर से r डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो नॉर्थ से अवे, साउथ के लिए टूवर्ड्स, ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। 1/4πε0 की जगह μ0/4π, p की जगह मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन r3। ये आंसर होगा। डन। आखिरी केस, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, हाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा डिस्टेंस होती है, तो r इज़ वेरी ग्रेटर देन l वाले केस लिख रहा हूँ, बिल्कुल वही पूछे जाते हैं बेटा आशीष। तो ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। एक्सियल, इक्वेटोरियल, इस पोजीशन को बोलते हैं रैंडम पोजीशन। रैंडम पोजीशन, और इस रैंडम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। 1/4πε0। वेट करूं क्या तुम्हारा? चलो मैं रुक जाता हूं, तुम लिखो, देखो कैसी याददाश्त है। बता रखा है ना मैंने, करवा रखा है ना, रैंडम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किसने लिख दिया? हाथ उठाओ। किस किसने लिख दिया? खुशी ने लिख दिया, सुहेमा ने लिख दिया, पावनी तो भी सोच रही है, प्रेरणा ने लिख दिया, हाँ निशांत वेट कर रहा हूं मैं, क्या स्क्रीन को घूर रहा है बैठ के? वन अपॉन 4πε0 p/r³ अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा + 1। हाथ उठाइए किसने सही लिखा था? 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा + 1। जी बढ़िया कार्तिक। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। गुड, जिन बच्चों ने सही किया वेरी गुड। आशीष, अश्विन, प्रेरणा, कार्तिक,
1/4πε0p/r³ अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड होगा 1/4πε0 की जगह μ0/4π। कल ही पढ़ रहा था ये चैप्टर आशीष, ओके। लेकिन आशीष पेपर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, जो मैंने 6 टेस्ट बोले हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 6 कंजिक्यूटिव टेस्ट हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के। आई होप आपको टाइम भी याद होगा। पूरी अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे की गई थी, सही कह रहा हूं मैं? 6 दिन 6 लगातार टेस्ट हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पूरे में से पूरे नंबर चाहिए मुझे। देखो 6 पेपर ले रहा हूं, 6 पेपर, ध्यान से सुन लेना, बाद में ये मत कहना कि मैं चीटिंग करता हूं, पहले बता रहा हूं। अच्छा पहले इसको पूरा कर दूं मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आया, कौन सी पोजीशन पे आया? रैंडम पोजीशन पे। देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसको तो एक्सियल पोजीशन कहते हैं, जो ये वाली पोजीशन है, और ये इक्वेटोरियल। तो ये है आपकी रैंडम पोजीशन। आर डिस्टेंस, ये एंगल है थीटा, साउथ, नॉर्थ, और इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड ये लिखा है। हाँ जी बिल्कुल सेम टाइम होगा। बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना कि टेस्ट का जो टाइम है वो शायद मैंने आपको बता दिया था। टेस्ट का जो टाइम है वो मैंने आपको बता दिया था। क्या टाइम बताया था बोलो? मेरे ख्याल से मैंने 2 to 3 के बीच में बताया था, और 40 मिनट का टेस्ट होगा ये बताया था, है ना? हाँ 2:15 से स्टार्ट होके और 2:55 तक आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं। 40 मिनट का टेस्ट होगा, मैंने ये बोला था। हाँ ओनली 40 मिनट का टेस्ट होगा। और ऐसे कितने टेस्ट होंगे? ऐसे 6 टेस्ट होंगे। पहला फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। टोटल 6 टेस्ट में आपसे पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा, 6 टेस्ट में। और ये फिक्स नहीं है कि कितने मार्क्स का होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन 15 सवाल आए, तो ऐसा भी हो सकता है किसी दिन ओनली 13 क्वेश्चंस आए, हो सकता है किसी दिन बस 10 क्वेश्चंस ही आए, हो सकता है किसी दिन 16 सवाल भी आ जाएं। सवालों पे डिपेंड है, सवालों पे डिपेंड है। लेकिन 6 टेस्ट का जब टोटल किया जाएगा, टोटल 6 टेस्ट का टोटल, तो उस टोटल में से, टोटल 6 का टोटल, कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उनका टोटल, तो उसमें से जो आपके मार्क्स आएंगे तो वो ओवरऑल 90% होना ही चाहिए। जिसका 90% से कम हुआ ना, मैंने एक भी बात नहीं माननी उसकी, तो कोई सजेशन नहीं मानना, उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं माननी, कुछ नहीं। हाँ जिन बच्चों के मार्क्स 90% से ऊपर आ जाएंगे उनको वीटो दे दी जाएगी। वीटो, वीटो मतलब उनकी बात माना करूंगा मैं, वो जैसा कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी बैच में। बाकियों से तो मैं बात ही नहीं करूंगा। 90% चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूँ 90 में 89.99 वाले को भी ऐसी ही ट्रीटमेंट दूंगा मैं कि आई डोंट नो यू। 90% या 90% से ज्यादा, केवल तभी बात मानी जाएगी आपकी। और ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं पेपर बनाते हुए कोई भी इनजस्टिस नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से वैसे पेपर बनाऊंगा जैसे पेपर बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट
carrying loop. Magnetic moment of current carrying loop. ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं सुहेमा, ऑब्जेक्टिव. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप. बच्चों मान लो ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट का फ्लो है I, और इसका रेडियस है R. तो मैग्नेटिक मोमेंट पे दो तरह के सवाल बनते हैं. एक वैरायटी है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट और दूसरी वैरायटी है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, मतलब मूविंग चार्ज. तो बच्चों किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट करंट फ्लो मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ द लूप के बराबर होता है. नोट कर दीजिए, M इज इक्वल टू आई ए. M इज इक्वल टू आई ए. और अगर लूप में n टर्न्स हों इक्वल रेडियस के तो ये मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए हो जाएगा. एन आई ए, जहां n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I करंट और A है एरिया. जैसे ये जो एग्जाम्पल आपके सामने बना हुआ है, इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, आई ए, और एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर. तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा. बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखने के लिए भी एक रूल होता है, राइट हैंड रूल. करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाइए तो थंब मैग्नेटिक मोमेंट बता देता है. पर आपको किसी रूल की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बड़ी सीधी सी बात बोल देता हूँ. बस आप ये सोच लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस करंट की वजह से. जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी. तो आपको कोई नया रूल सीखने की जरूरत नहीं. अगर मैं आपसे यहाँ ये पूछूं कि ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, तो इस करंट फ्लो की वजह से इस लूप के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज करंट है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी इनवर्ड ही होगा. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड होगा और इसकी वैल्यू होगी आई इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एनालाइज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. एनालाइज कहूंगा तो क्वेश्चन कहना पड़ेगा, तो एनालिसिस कर दीजिए. एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का एनालिसिस करते हैं कि इस पे कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं. जितने भी सवाल इस पे आज तक बने होंगे बनाता हूं. आप जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी की बात कर रहा हूं. किसने बताया था वैसे, किसने बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं? किसने बताया था? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, किसने बताया था? मैडम ने बताया था. अच्छा, नालायक किस साइंटिस्ट ने बताया था ये पूछ रहा हूं. तो एक दो आए हैं, थॉमसन, डाल्टन, बोर, रदरफोर्ड. देखो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये गलतफहमी है कि तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है, तो प्लीज मुझे ये गलतफहमी बनी रहने दो, है ना.
तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये किसने बताया था, ये पूछ रहा हूं मैं। थॉमसन, पावनी ने कहा है मेंडेल, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, मैं दोबारा पूछ लेता हूं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये किसने कहा था, ये किसने सबसे पहली बार कहा था और ये बात आज तक मानी जाती है, किसने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं? पावनी सिंह, नाउ रदरफोर्ड, खुशी सिंह बोर, और आशीष ने कहा है कि सर एक साइंटिस्ट ने कहा था। गुड आशीष, थैंक यू। पायल, रदरफोर्ड, नंदिनी, बोर, पावनी सेज नाउ न्यूटन। पावनी सारे साइंटिस्ट के नाम ले ले बेटा, तू सबके, छूट ना जाए कोई देख। रदरफोर्ड, मेंडेल, न्यूटन। जी नहीं, जो बच्चे कह रहे हैं रदरफोर्ड वो सही आंसर है। देखिए थॉमसन ने तो ये कहा था कि बर्थडे केक मॉडल है, भूल गए आप? उन्होंने तो कहा था कि बर्थडे केक, उन्होंने कहा था वाटरमेलन, उन्होंने कहा था ऐसे समझिए जैसे केक के अंदर चेरीज इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ये कहा था। उसके बाद आए थे लेनार्ड्स, तो लेनार्ड्स ने भी यही कहा था कि हाँ ऐसा ही है जैसे केक हो लेकिन जगह जगह कुछ कैविटी हैं। और उसके बाद रदरफोर्ड आए थे जिन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया था कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे इकट्ठा होके रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड कहाँ फंसे थे, रदरफोर्ड कहाँ फंसे थे बताइए, कहाँ फंसे थे वो? रदरफोर्ड से ये पूछा गया कि देखिए हर एक्सेलरेटेड पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है ना? उनसे पूछा गया था कि सर हर एक्सेलरेटेड पार्टिकल, हर एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट करता है, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उनके पास है, वो एक्सेलरेटेड है, तो वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे। एनर्जी रेडिएट करना मतलब एनर्जी निकालना, जैसे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हीट निकलती है बॉडी से, ऐसे। तो अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी निकलती जा रही है क्योंकि वो तो लगातार घूम रहा है, एनर्जी निकल रही है, तब तो एक दिन एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए उसकी। और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो घूमना बंद कर देगा, फिर उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, हमेशा के लिए न्यूक्लियस में खो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता सर? तो इस बात का आंसर नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जितनी बातें बताई उनमें से बहुत सारी आज भी मानी जाती हैं। मतलब रदरफोर्ड की कमियां थी कि उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी बहुत सारी बातों की। तो एक्सप्लेनेशन किसने दी? नील्स बोर ने। बोर्स मॉडल इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने रदरफोर्ड की बताई हुई बातों को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने काटा नहीं उन बातों को, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। नील्स बोर ने कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं रदरफोर्ड, न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बताया, उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट बताया, क्वांटाइजेशन रूल दिया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी बहुत सारी, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो रदरफोर्ड नहीं बताया। तो जब मैं एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के आखिर में ये चैप्टर आएगा, तो तब वहां डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक से नहीं हटते, एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए घूम रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे, ये है वो इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से इसके पास ये इसकी वेलोसिटी है, और ये ऐसे राउंड राउंड यहाँ पे घूम रहा है, राउंड राउंड। और जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसकी रेडियस को हम r मान लेते हैं, और अब लिखते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई ए, चलो साथ साथ लिखो, साथ साथ करो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई ए,
यस अश्विन, मैं भी करंट को यही लिखने वाला हूं। करंट होती है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम और एरिया पाई आर स्क्वायर। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंबल आप ई लिखते हैं और टाइम, एक चक्कर उसने कितनी देर में लगाया उसको टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, ई अपॉन टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा चक्कर लगाया तो 2 पाई आर घूमा, v स्पीड से लगाया तो पाई आर कैंसिल हो जाता है v मल्टीप्लाई में। तो पहला पॉसिबल सवाल कि बस यहीं से कुछ ना कुछ दे रखा हो और कुछ पूछा हो, m इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2 मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहली पॉसिबिलिटी कि यही ऑप्शन आपके सामने हो कि वो आपसे कहे मैग्नेटिक मोमेंट आप इस इलेक्ट्रॉन का बताइए, तो आप टिक कर दें ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, v स्पीड है और r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ई वी आर बाई 2। क्या मैं आगे चलूं? नेक्स्ट स्टेप, m इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2 आपके पास है, मास ऑफ द पार्टिकल से मल्टीप्लाई और मास ऑफ द पार्टिकल से डिवाइड कर रहा हूं इस इक्वेशन को। रिवॉल्विंग पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, निशांत लिख रहा है ना? मास ऑफ द पार्टिकल से मल्टीप्लाई, मास ऑफ द पार्टिकल से डिवाइड कर रहा हूं, तो m इज इक्वल टू E अपॉन 2m टाइम्स ऑफ mvr। मैग्नेटिक मोमेंट E अपॉन 2m टाइम्स ऑफ mvr। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा mvr क्या है? mvr क्या है एनीवन? यस अश्विन, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। mvr एंगुलर मोमेंटम है। नालायक प्रेरणा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम, पूरी बात ये सही है, एंगुलर मोमेंटम mvr। एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों r क्रॉस p, बेसिकली 11th क्लास में पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p मतलब आर पी साइन थीटा एन कैप। अगर आप वेक्टर नहीं लगाना चाहते तो बस मैग्नीट्यूड लिख दीजिए आर पी साइन थीटा। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो L इज इक्वल टू आर, पी की जगह एम वी साइन थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ। और आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो अलोंग द टेंजेंट है और रेडियस ये, तो रेडियस और लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसलिए जब आप थीटा को यहाँ पे 90 लिख देंगे तो आर एम वी साइन 90, साइन 91 होता है, इसलिए एल आ गया एम वी आर। तो इसलिए मैंने एम वी आर की जगह एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड से मेरा मतलब ये है कि सेकंड पॉसिबल ऑप्शन ये है, अगर उसने मेरे से मैग्नेटिक मोमेंट पूछा होगा तो पहली पॉसिबिलिटी कि वो मुझे ई वी आर बाई 2 ही ऑप्शन लिख के दे दे, दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो ना दे ये ऑप्शन और एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में लिख दे। तो E अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम L, ये भी सही जवाब होगा। इसके बाद यहां से आप एक और चीज रियलाइज कीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो E अपॉन 2m है। मतलब वो ऐसे पूछ सकता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो बताइए, तो आप कहेंगे E अपॉन 2m। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन 2m, m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो फिक्स होता है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदलता, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बदलता, तो एक फिक्स डेटा ही आ गया m/l। समझ गए? आगे चलो, तो इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे बढ़ाता हूं। अब आपको याद है नील्स बोर ने क्या कहा था? नील्स बोर का क्या प्रिंसिपल है? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल नील्स बोर का। हाँ, नील्स बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल किसी बच्चे को याद है? उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं उनमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH/4 या 2 पाई। कोई वायर तो नहीं जल रहा? हाँ, वो अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? एंगुलर मोमेंटम नील्स बोर ने क्या बताया था? क्या बताया था उन्होंने? एंगुलर मोमेंटम नील्स बोर ने L इज इक्वल टू NH/2 पाई। बताया था नहीं बताया था? हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो। बताया था नहीं बताया था? L इज इक्वल टू NH/2 पाई, है ना? तो इसीलिए L की जगह, एंगुलर मोमेंटम की जगह NH/2 पाई रख दिया, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से L की जगह लिख दिया NH/2 पाई, जहां N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जहां N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, H प्लैंक कांस्टेंट है, पाई तो आप जानते ही हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाती है EH/4 पाई m, EH/4 पाई m टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर तो जानते हो ना, N, L, M, S, जानते हो ना? मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसी को जब मैंने आगे बढ़ाया तो EH/4 पाई m टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो m/n यहां से आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आ गया EH/4 पाई m। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो कितने सारे सवाल यहाँ पे टीचर बना सकता है, कितने सारे सवाल वो बना सकता है। आइए यहीं से वापस देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट EV/r/2 होता है। वो आपसे सीधा ये कह सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना, तो आप कहेंगे EV/r/2। दूसरा सवाल वो ये कह सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो कितना, तो आप कहेंगे E/2m। यहाँ कैपिटल M से मैं मैग्नेटिक मोमेंट को दिखा रहा हूँ और स्मॉल m से मास ऑफ द पार्टिकल को, जो कि घूम रहा है। E चार्ज है, L एंगुलर मोमेंटम है। L को NH/2 पाई लिख दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी रिलेट कर दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर EH/4 पाई m आ गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है। इसमें E की वैल्यू भी आप जानते ही हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। H होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। M आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14। तो यहाँ सबकी वैल्यू आपको पता है, तो हर चीज़ फिक्स है। तो ये m/n जो है आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम फिक्स वैल्यू आ गई है, कांस्टेंट आ गया है। इस कांस्टेंट को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, EH और ये 4 पाई m, इस सब को पुट करके आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट कितना है। और इसी को बोर्स मैग्नेटोन भी कहते हैं, बोर्स मैग्नेटोन। इसी कांस्टेंट को बोर्स मैग्नेटोन भी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का
मैग्नेटिक मोमेंट ही बोर्स मैग्नेटॉन है। मैंने कहा ये कांस्टेंट बोर्स मैग्नेटॉन है, m/n इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मैग्नेटिक मोमेंट इस कांस्टेंट के बराबर ही आ जाएगा, दैट इज बोर्स मैग्नेटॉन। बोलिए समझ आया बच्चों? चलो आगे। आपको याद होगा कि पिछला चैप्टर पढ़ाते हुए हमने इस तरीके का सवाल किया था जिसमें इस तरह से मैंने बहुत सारे टर्म्स बना दिए थे, जलेबी प्रॉब्लम, याद होगा आपको। वहां मैंने आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा था। तो इनरमोस्ट रेडियस ए है और आउटरमोस्ट रेडियस बी। इनरमोस्ट रेडियस ए है, आउटरमोस्ट बी, और करंट का फ्लो है आई। सबसे अंदर वाला जो टर्न है उसका रेडियस ए है और सबसे बाहर वाला जो टर्न है उसका रेडियस बी है। करंट फ्लो आई है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। मुझे इस अरेंजमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इस अरेंजमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ हर किसी टर्न का अलग अलग रेडियस है तो हर किसी का पाई आर स्क्वायर भी अलग अलग होगा। सबसे अंदर वाले का पाई ए स्क्वायर, और जैसे जैसे बाहर आते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए एलिमेंट लेना होगा, फिर इंटीग्रेट करना होगा। तो ऐसा सवाल आप मैग्नेटिक फील्ड में तो कर ही चुके हैं, तो मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद इस सवाल को अटेम्प्ट करिएगा। बच्चों मेरे साथ आपकी अगली क्लास मंडे होगी और मैं चैप्टर को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा, और इस सवाल को आप मुझे मंडे आके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। टेक केयर।